वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है स्पीच थेरेपी। आपने कभी ऐसे बच्चे या बड़े को बोलते हुए सुना है जो कि बोलते हुए हकलाते हैं, स्टैमर करते हैं, या फिर किसी फॉलेज या चोट की वजह से उनकी स्पीच में गड़बड़ आ जाती है, वो उतना फ्लुएंटली नहीं बोल सकते जिस तरह से हम आम तौर पर बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को ज़रूरत होती है स्पीच थेरेपिस्ट की। बिल्कुल ऐसे, और बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया। और स्पीच थेरेपिस्ट बड़े बाकमाल लोग होते हैं जो आपके अपने और मेरे मतलब हमारे जो माशरे के अंदर जो बच्चे हैं, या फिर सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी हैं, जिनको बोलने के अंदर कभी लुकनत होती है, कभी हकलाहट होती है, कभी हिचकिचाहट होती है, कभी बोलना जानते हैं, बोलने की सलाहियत होती है, लेकिन बहुत शाय होते हैं, बहुत देर से बोलना शुरू करते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनके लिए अब हमने ये देखा है कि पहले ज़माने के अंदर ये कह दिया जाता था यार बच्चा बोलता नहीं है, वो कहते थे अपने वक्त पे बोलेगा। और कभी बच्चे ऐसे होते थे 6-6, 7-7 साल के बाद वो पहला वर्ड बोलते थे, या वो पहला वर्ड भी ऐसा बोला करते थे जो बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट होता है। नॉर्मली बच्चे बोलते हैं लेकिन वो बहुत देर लगा देते उस लैंग्वेज को सीखने में। तो और वालिदैन के लिए कितनी टेंशन होती होगी उन बच्चों को देख कर के हमारे बच्चा कब बोलना शुरू करेगा, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड सो ऑन, बट स्टिल दे कीप वेटिंग और वो बच्चा नहीं बोल पाता, तो फिर उनको ज़रूरत पड़ती है स्पीच थेरेपिस्ट। लेकिन फिर ये हुआ कि जब स्पीच थेरेपिस्ट आए इस सोसाइटी के अंदर और बाकायदा तौर पे पता चला कि स्पीच भी एक थेरेपी जो है वो इसकी हो सकती है, और इसकी थेरेपी होने के बाद, इसके सेशंस होने के बाद यू वुड बी टॉकिंग अ लॉट और यू वुड बी स्पीकिंग अ लॉट, और स्पीकिंग प्रॉपरली। जो कुछ लोगों के अंदर लुकनत भी होती है तो वो उसको भी रिकंसीडर करते हुए और सही करने लगे स्पीच थेरेपिस्ट। तो ये बड़े कमाल के लोग होते हैं। और आज हमारे साथ एक कमाल की गेस्ट मौजूद हैं जो कि मेरी एक ज़माने के अंदर फ़ेलो भी रही हैं और एक अरसा जो है हमारे इस मॉर्निंग शो की पैनलिस्ट भी हैं और स्पीच थेरेपिस्ट हैं, सिमरा अनवार। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सिमरा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आफ्टर द लॉन्ग टाइम स्पीच थेरेपिस्ट हमारे पास वापस आ गई हैं। बिल्कुल, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा, बहुत बहुत आपका वेलकम है। और स्पीच थेरेपिस्ट बड़े मैं बार बार ये कहता हूँ ना, कमाल के लोग होते हैं। तो स्पीच थेरेपिस्ट के बारे में जानने से पहले मुझे ज़रा ये बताएं, जो व्यूवर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, स्पीच थेरेपी क्या है? स्पीच थेरेपी बेसिकली स्पीच से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोलना, ठीक है, अल्फाज की अदायगी, ठीक है। तो जो आजकल लोगों को नहीं पता कि बच्चा नहीं बोल रहा तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, और स्पीच थेरेपी भी कोई चीज़ है जो हमें करवानी है। ठीक है। अच्छा, क्या स्पीच थेरेपी सिर्फ वो बच्चों तक ही महदूद है, या फिर लोग जो बहुत ईज़िली बोल सकते हैं लेकिन कहीं कहीं उनको लगता है कि शायद उनमें कोई कॉन्फिडेंस की कमी रह गई है, या फिर वो इतना फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे, या वो सोच सोच के बोल रहे हैं, या क्या उनको भी स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है? जी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल हो सकती है। जैसे आपने अभी बोला कि स्टैमर करते हैं बच्चे, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, वो तो बिल्कुल अलग ही चीज़, हमारी अलग ही जंग छिड़ जाएगी उस पर कि वो कॉन्फिडेंस पे आ गई बात। बच्चा, उनकी तो स्पीच डेवलप है, लेकिन जिनकी नहीं है उनके लिए तो स्पीच थेरेपी ज़रूरी है, अब चाहे वो बड़े हों या बच्चे हों। चलें सिमरा, मेक इट वेरी सिंपल फॉर द ऑडियंस। स्पीच थेरेपी की किन किन लोगों को ज़रूरत है? आप सारी एग्जाम्पल्स और सारी टाइप्स बता दें। स्पीच थेरेपी की देखें, एटिपिकल और टिपिकल दोनों तरह के बच्चों की को ज़रूरत होती है, ठीक है। उसमें एडल्ट्स भी आते हैं, उसमें बच्चे भी आते हैं। तो देखा जाता है कि वो बच्चे, जैसे अगर हम नॉर्मल एटिपिकल बच्चों की बात करें। एटिपिकल कौन से होते हैं? जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है, उनको हम एटिपिकल, लाइक वी आर द वंस, टिपिकल वंस, ठीक है। एटिपिकल बच्चे हम मतलब हमारे वो बच्चे हैं जो, हाँ। और टिपिकल बच्चे फिर वो ऑटिस्टिक हो जाते होंगे। ऑटिस्टिक बच्चे हो गए, अच्छा, डाउन सिंड्रोम ऑटिस्टिक हो गए। बच्चे, मेरी अपनी ही सिस्टर का एक बेबी है जो कि ऑटिस्टिक है, तो वो जो है अब तो 6 साल 7 साल का हो गया, लेकिन अभी तक ये नहीं बोल पा रहा। तो क्या वो ऑटिज़म की वजह से वो कभी बोल भी पाएगा या नहीं? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चा ऑटिस्टिक है
तो आप उसकी थेरेपीज करवा रही हैं, कंटिन्यू रखी जी, हुई हैं? उनकी थेरेपीज भी चलती हैं। किस एज उनको से स्टार्ट करवाई हैं? बिल्कुल अर्ली एज से स्टार्ट कर लिया था, मेरे ख्याल में 3-4 ईयर्स से, जब से पता चला कि बच्चा अब तक बोलना शुरू क्यों नहीं हुआ। तो अब उसके बाद कितना बोल रहा है वो? अब वो नहीं, वो बोल नहीं पाता, बस वो अपने साउंड सिर्फ निकाल सकता है, लेकिन कम्प्लीटली वो बोल नहीं पाता, बस वो इशारों से उसको कम्युनिकेट हाँ। करता है। ठीक है, अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ उसकी थेरेपी करवाई है ना, स्पीच थेरेपी, तो एक मैं आपको टाइप बताऊं, एक होते हैं बच्चे ऑटिस्टिक जो वर्बल होते हैं, एक होते हैं नॉन वर्बल जो थेरेपीज के बाद भी वर्बल नहीं हो सकते। ठीक है। ठीक है, तो हम उनको अल्टरनेट कम्युनिकेशन की तरफ लाते हैं, अच्छा, जो लाइक है साइन PECS लैंग्वेज और या पैक्स पिक्चर एक्सचेंज तो क्या कम्युनिकेशन उन बच्चों सिस्टम के लिए या फिर कोई AAC? बोलने का वो नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। हम ये कह सकते कि हम उम्मीद नहीं लगा सकते। कुछ बच्चों ने ऐसा भी किया है कि एट द एज ऑफ 15 उन्होंने बैबलिंग स्टार्ट कर दिया है, मामा बाबा, लेकिन एटलीस्ट वो अपने नीड्स तो बताने पे आया। पेरेंट्स बैबलिंग तो कर रहा होता है, इतना तो है। अच्छा, एक बड़ा मसला है सोसाइटी का कि बच्चा अगर देर से बोलना शुरू कर रहा है तो वो बड़ा पैनिक हो जाते हैं, पेरेंट्स को बड़ा अटैच होते हैं। तो क्या देर से बोलना हर बच्चे के लिए क्या खतरे की अलामत है ये? बिल्कुल। अच्छा, किस एज से बोलना शुरू कर देना चाहिए एक बच्चे को? बच्चे को 2 इयर्स से देखिए, मैं 3 to 5 इयर्स की एज बताऊंगी जिसमें बच्चे की पूरी लैंग्वेज डेवलप हो जाती है। बिल्कुल। क्रिटिकल लैंग्वेज observe डेवलपमेंट that, एज होती है 3 to 5 इयर्स की एज में बच्चे की पूरी लैंग्वेज डेवलप हो जानी चाहिए। बिल्कुल, बल्कि मेरा नेफ्यू जो है वो 3-4 इयर्स में ही इतना बोलने लगा कि कभी कभार मुझे खामोश करा देता मतलब था। उसने PhD कर लिया 3 to 4 इयर्स में। जी जी, कुछ language के बच्चे अंदर। माशाल्लाह इतने स्मार्ट होते हैं, तो वो खुद ही अंदाजा हो गया मुझे कि अगर एक नॉर्मल बच्चा है तो वो बहुत जल्दी आजकल के दौर में तो ऐसे ऐसे लफ्ज निकालते कि आपको समझ में नहीं आता कि हाँ से आजकल बड़े के मायने दौर खेज में होता है। बच्चे बहुत तेज हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा स्मार्ट हैं। लेकिन अगर वाकई कोई बच्चा नहीं बोल पा रहा है, इसका मतलब है डेफिनेटली ही हैज और शी हैज एन इशू। या एग्जैक्टली। हमें कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे को स्पीच थेरेपी की जरूरत है? देखें, अगर बच्चा 2 इयर्स की एज में भी नहीं बोला ना, मतलब आपने वेट कर लिया और 2 इयर्स तक भी उसने वही मामा बाबा कर रहा है या बिल्कुल चुप हो गया है, तो फिर आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। कि अच्छा, अगर बच्चा 3 इयर्स का भी हो गया तो भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई क्यों नहीं बोल रहा। ठीक है, बच्चा आपके पास आता है, हम बड़ों पे तो बाद में जाएंगे कि या फिर हम जो हकलाहट का शिकार है उन पर बाद में जाएंगे। हम ज़रा पहले इस सेक्शन को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यू आर द एक्सपर्ट वन। बच्चा नहीं बोल रहा है, अब हमें इंडिकेशन मिल गई है, 2 साल का हो चुका है और हमें आपने कहा कि अलार्मिंग सिचुएशन है। जो माँ बाप देख रहे हैं वो इस वक्त सोच रहे होंगे कि हमारा बच्चा 2 साल क्रॉस कर चुका है लेकिन अभी तक कुछ नहीं बोलता है। वो आपके पास आते हैं तो आप किस तरह से प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप, व्हाट डू यू डू? देखें, कुछ जैसे आपने मुझे बोला कि पेरेंट्स होते हैं जिनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन होती है, ये बहुत कम पेरेंट्स होते हैं ऐसे। अच्छा, हाँ, वजह? बिल्कुल। बहुत सारे पेरेंट 5 इयर्स क्रॉस करके हमारे पास लाते हैं, या 5 इयर्स का हो जाएगा तो हम स्पीच थेरेपी की तरफ लेके जाएंगे इसको, या किसी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। स्पीच थेरेपिस्ट का तो उनको पता ही नहीं होता, अच्छा। तो वो डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर उनको बोलते हैं कि इस बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएं, तो इसकी थेरेपी होगी, फिर बच्चा बोलना शुरू करेगा। लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स और अगर देखा भी जाए रिश्तेदार चाचियाँ, ताइयाँ, मामियाँ, नानियाँ, दादियाँ, बोल लेगा क्योंकि इसके अब्बा भी लेट बोले थे। अच्छा, तो अर्ली ये बहुत डायग्नोसिस इज द बहुत वैलिड बेस्ट पॉइंट है क्योंकि मेरे जो ताया हैं उन्होंने ऑलमोस्ट कोई 9 साल की उम्र में बोलना शुरू किया था। तो ऐसा लगता था जैसे शायद ये गूंगे हैं, वो ये तसव्वुर करना शुरू कर दिया था शायद ही कभी बोल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने उस वक्त, तो खैर मुझे नहीं याद कि स्पीच थेरेपिस्ट होते भी होंगे या नहीं होते होंगे, लेकिन बहरहाल वो बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत सौ से अच्छा बोलते हैं। अब आप लेकिन कितने यही चीज होती सेशंस है देती हैं स्पीच थेरेपी के लिए कि कम्प्लीटली वो फ्लुएंसी में आ जाए? क्या क्या सेशंस होते हैं उसमें? ये डिपेंड करता है। अगर हमारे पास कोई टिपिकल बच्चा आ रहा है, ठीक है, जो ऑटिज्म के साथ है, तो उसका तो बहुत लंबा प्रोसीजर चलेगा। ठीक है, वो हम नहीं बता सकते, 1 2 साल 3 साल। और उसको सिर्फ स्पीच थेरेपी की नहीं, बाकी दूसरी थेरेपीज की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है, बिहेवियर थेरेपी अगर उसकी बिहेवियर इश्यूज हों, ऑक्यूपेशनल थेरेपी अगर उसके सेंसरी इश्यूज हों, अगर वो डेली लिविंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा बहुत सारी चीज़ों में, तो उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। फाइन मोटर्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स में वो वीक हो तो, और रेमीडियल थेरेपी जिसमें आपके एकेडमिक्स पे काम होता है,
लर्निंग पे। सिमरा, बीइंग अ स्पीच थेरेपिस्ट, आप कनेक्शन कैसे बनाती हो? बच्चा तो स्ट्रेंजर होता है आपके लिए, माँ बाप से अटैच होता है, माँ बाप को तो बच्चा छोड़ना ही नहीं चाहता है, लेकिन एक स्ट्रेंज खातून से, एक अजनबी खातून से वो जब पहली दफ़ा बैठता है तो हाउ डू यू कम्युनिकेट फर्स्ट टाइम? हमें भी उनके साथ बच्चा बनना पड़ता है। अच्छा। जब हम उनके साथ राइमिंग्स करते हैं तो वो अट्रैक्ट होता है। या हमारे पास तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं, टॉयज़ होते हैं और एजुकेशनल टॉयज़, तो उसमें बच्चा थोड़ा सा इंगेज होता है। और स्टार्ट के सेशंस का हम पेरेंट्स को स्टार्ट में ही गाइड कर देते हैं कि 3, 4, 5 सेशंस हमारे लिए रैपो बिल्डिंग की सेशंस होंगे, जिसमें हम प्ले बेस्ड सेशंस रखेंगे। यस, जिसमें हम प्ले बेस्ड सेशंस रखेंगे। सही। अच्छा, एटिपिकल बच्चे को यूजुअली कितने सेशंस रिक्वायर होते हैं टू गेट फ्लुएंट स्पीच थेरेपी? वो डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास इसमें अगर स्पीच डिले देख लें कि बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, बैबलिंग पे भी नहीं है, तो फिर ये कि हम उसको बोलते हैं आप वीक में ट्वाइस अ वीक सेशन लें या थ्राइस अ वीक लें, तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगी। क्योंकि बच्चे अच्छा उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे आवाज़ कहाँ से निकालनी है। ओके। मेनली तो यही है ना। अच्छा, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जब हम आगे से इमिटेट करवा रहे हैं उसको कि ये बोलना है, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या तो बोल रही है। मेरे ख्याल में कुरान पाक जब पढ़ते हैं तो उसमें तजवीद जो सिखाते हैं वो एक बहुत अच्छी थेरेपी की फॉर्म है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप काफ हलक से जो अल्फाज निकालते हैं, तो वो मेरे ख्याल में बच्चों को वहाँ से अगर हम सिखा रहे हैं तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छी उससे लर्निंग पिक है। नहीं कर पा रहा होता बच्चा, क्योंकि अच्छा। उसको पता ही नहीं है कि हमें आवाज़ कहाँ से निकालनी है। अच्छा। जब ये बच्चे थोड़े बोलने पे आते हैं ना और इनके क्लैरिटी के इश्यूज आते हैं, तो हम पेरेंट्स को यही बोलते हैं कि आप इसका कुरान स्टार्ट करवा दें, कायदा स्टार्ट करवा दें, क्योंकि उससे इनकी क्लैरिटी आएगी। अच्छा, बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट आपने उठाया अफशीन, वेरी गुड। वही बात सिमरा भी करें। अच्छा सिमरा, एक चीज़ ये बताएं कि ज़रा बच्चों की थेरेपी सेशन पे भी आएंगे, और नाज़रीन आपके लिए भी आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा छोटा सा एक सेगमेंट रखा है हमने कि स्पीच थेरेपिस्ट कैसे जो है वो अपना सेशन दे रहे होते हैं। वी वुड बी डूइंग दैट, लेकिन आफ्टर सम क्वेश्चंस। सिमरा एक बात बताएं, सिर्फ बच्चों के लिए क्या स्पीच थेरेपी होती है या बड़ों के लिए भी होती है स्पीच थेरेपी? बड़ों के लिए भी होती है। कितने साल तक? अब मैं एज का नहीं बता सकती, क्योंकि एडल्ट्स में ये होता है, कभी स्ट्रोक हो जाता है। अच्छा। क्या क्या इश्यूज आते हैं एडल्ट्स में? स्ट्रोक हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी इंजरी हो गई, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन का लेफ्ट पार्ट है वो हमारी स्पीच को कंट्रोल करता है। अगर वहाँ कोई इंजरी होती है तो बोलने में इश्यूज आते हैं। ओके, तो उनकी थेरेपीज होती हैं। या अच्छा, फिर अगर कोई trauma या हकलाहट, ऐसा। कोई हकलाहट का शिकार है तो उसको कैसे आप लोग ट्रीट करते हैं? उसको भी हम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू अच्छा, कि इनहेल करवाते हैं, फिर एक्सहेल, मतलब इस तरह की ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। उसके अलावा प्रोलॉन्गेशंस होती हैं। उसके अलावा हम उनको ओरल मसाजेस की अगर उनको नीड है तो हम वो प्रोवाइड करते हैं उनको। अच्छा, कुछ लोग होते हैं स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं वो नहीं बोल पा रहे होते हैं। कोई रे नहीं बोल पा रहा होता, रे नहीं बोल पा रहा वो होता, स्पेसिफिक साउंड्स हैं जो उनसे हाँ। प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे होते। उसके लिए क्या करते हैं? देखिए मैं आपको मिसाल देती हूँ। मेरे पास अभी आया था कुछ मंथ्स पहले एक लड़का, आई गेस 24 इयर्स का होगा, अच्छा। जो कि NED का पास आउट था, मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, तो उसके स्पेसिफिक कुछ साउंड्स में एरर थे, ठीक है, और उसके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, लेकिन कभी स्पीच थेरेपी नहीं करवाई, कभी नहीं कराई, कभी भी नहीं। डॉक्टर्स ने जैसे वो करवाई। कौन से वर्ड की साउंड नहीं बोल कर जैसे वो ड बोल देता है, द से प्रोड्यूस नहीं होता है, अच्छा, तो वो द की जगह ड बोल देगा। अच्छा, अब वो इतना यूज टू है कि उसको नहीं पता चलेगा। उसका- मैंने अब सही बोला है ना, मुझसे हाँ। बोल के बोलता था, मैंने अब सही बोला है, अच्छा। मैंने बोला नहीं अभी भी मिस्टेक है। हाँ, तो फिर क्या उसको किस तरह से ट्रीट किया? उसको हमने प्लेसमेंट्स बताई कि इस तरह से हमें प्रोड्यूस करने हैं साउंड्स, ताकि मसलन, और दूसरा ये कि अच्छा, उनको नहीं पता चल रहा होता। कुछ लोग होते हैं, सॉरी आपकी बात करते हैं, कुछ होते हैं रा उनसे प्रोड्यूस नहीं होता, रा को वो ला बोलते हैं या कोई और ऐसा वर्ड होता है। तो इसमें क्या जबान के मसल्स का इश्यू होता है? या कट लगाना पड़ता है? नहीं नहीं, वो जो आप कट लगाने की बात कर रही है ना, वो टंग टाई होता है बेसिकली। कुछ बच्चों में ये टंग क्या टाई है? ये मुझे तो नहीं पता, खैर मैं तो इस दुनिया में नया हूं। ये जरा बताएं हमारे व्यूअर्स को भी, ये टंग टाई क्या है? टंग टाई ये है कि आपकी टंग के नीचे ना एक छोटा सा नॉड होता है, जी। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे की टंग मूव नहीं हो पा रही होती, हाँ, प्रॉपरली मूव नहीं पूरी कर move पा नहीं रहा कर होता। पा- हाँ, ऊपर पूरी नहीं टंग touch कर आउट नहीं हो पाता। पा रही होती। यस, हाँ। बहुत सारे साउंड्स में उसको मसला होता है। तो फिर उसकी टंग का बहुत माइनर सी सर्जरी होती है, कट लगता है, कट और लगता है। फिर हम उसकी एक्सरसाइजेस वगैरह करवाते हैं, अच्छा। और फिर बच्चे को इन अच्छा, साउंड्स की प्रैक्टिस अगर करवाते हैं जहाँ पे एरर आता है। बड़ी उम्र में जाके ये कट लगवाया जाए, तो बड़ी उम्र से मतलब अडल्ट होने के बाद ना, तो वो कट लगने के बाद कोई
कोई माउथ अल्सर या कोई इस तरह की तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो नहीं, जाती? लेकिन वो उस एज में बेनिफिशियल नहीं है। अच्छा, बचपन में ही यूज्ड लगा हो चुका है। अच्छा, बचपन में ही होगा, अब बाद में Yes. लेट एजेस में जाके उसके लिए वो बेनिफिशियल नहीं नहीं, होगा। बेनिफिशियल नहीं होगा। अच्छा, और फिर अलग तकलीफ भी उठाए और फिर वो क्या ये कट जो लगता है इसके बाद कोई हार्मफुल होता है ये? नहीं, इंजूरियस तो नहीं, नहीं नहीं, होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अच्छा। तो हम उसकी डायरेक्ट एक्सरसाइजेस स्टार्ट करवा देते अच्छा। हैं, थर्मल टैक्टाइल स्टिमुलेशन देते हैं, जो आइस से मसाजेस होते हैं हमारे। ठीक है। अच्छा सिमरा, हमारा मेन फोकस तो खैर उन बच्चों की तरफ है जो पेरेंट्स इस वक्त देख रहे हैं, हम उस तरफ भी वापस आएंगे, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आई जस्ट वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा भी उठाएं। कुछ लोग अक्सर, जैसे हमारा काम है बेसिकली वी आर द होस्ट, तो हमारा काम बोलना है और हम अपने लफ्ज़ों से पहचाने जाते हैं, लफ्ज़ों की अदायगी से पहचाने जाते हैं और तलफ़ुज़ से पहचाने जाते हैं कि हमारा तलफ़ुज़ कितना साफ़ है, कितना क्लियर है, शीन काफ कितने हमारे क्लियर हैं। तो आप बीइंग ए स्पीच थेरेपिस्ट पूरे जो मीडिया के होस्ट हैं, जो एंकर्स हैं, उनको मशवरा क्या देना चाहेंगी? और ये वायरल हो जाएगी ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। मतलब तो ये मशवरा दें। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में अपने आप को मजीद पॉलिश करना चाह रहा हो, वो भी क्या आपको कांटेक्ट कर सकता है स्पीच थेरेपी? तो एक मशवरा भी साथ साथ दें कि क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए रोज़ाना। नहीं, बिल्कुल जैसे हमें भी बोला जा रहा होता है कि आप लोग दिन के इतने सेशंस लेते हैं, आपका काम है बोलना, तो आप हर थोड़ी देर बाद वाटर का इंटेक करें, एक एक सिप लेते रहें। अच्छा, ठीक है। ठीक है। दूसरा ये कि ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें। मतलब ड्यूरिंग बात करने के एक एक सिप लेते रहें। यस, ओके। ड्यूरिंग जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें हम बच्चे को अगर करवा भी रहे हैं तो हमें पानी का एक सिप भी ताकि ले लें, ज़बान तर रहे। यस, और ब्रीथिंग एक्सरसाइज किस तरह? ब्रीथिंग ये कि आप लोग को थोड़ा सा, जैसे आप लोग का बोलने का ही काम है, आप लोग का भी, अब हमारा तो ये कि हमें सुबह से रात तक बस बोलना ही ठीक बोलना है। है, बोलना ही बोलना है, तो ये कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हों। हाँ, कैसे? बिल्कुल। मतलब अगर कंटिन्यूसली हमें ईरान इसराइल वॉर के ऊपर हाँ, हम तो 3-4 घंटे की ट्रांसमिशन Continue करनी है transmission। और वी आर नॉट अलाउड टू मेक अ सिंगल मिस्टेक एज अ फंबल, तो वो टंग ट्विस्टर हमारे लिए हो जाते हैं समटाइम्स। तो हम पानी तो ले सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, अदरवाइज ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कैसे? आप या तो अपने रेट ऑफ स्पीच को स्लो कर दें, बिल्कुल Okay। आराम से तहम्मुल से बोलें, तेज और तेज ना भागें। दूसरा तेज मैंने ना ये भी भागें, सुना आप है और कि- घबराहट का शिकार हो मैंने ये जाएंगे, भी उसमें सुना है- वर्ड्स ओवरलैप होंगे। जी, मैंने ये भी सुना है कि आप हलक से बोलने के बजाय अपने पेट से साउंड निकालें ताकि आपको ज्यादा जोर ना पड़े। यस, यस, यस। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ते हुए जब मुझे बहुत ज़्यादा लाउड होना पड़ता है तो मुझे खांसी कफ आ जाती है, तो वो मैं अपने वो कंटिन्यूटी नहीं रख पाती, आवाज़ का जो मेरा पिच है ना वो मसला हो जाता है। तो वो मुझे फिर मैं ये इमेजिन करती हूँ कि मैं पेट से आवाज़ निकाल रही हूँ बजाय इसके कि मैं हलक से आवाज़ निकाल रही हूँ, तो वो इस तरह से आएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे ऑब्वियसली इंग्लिश जो है हमारी मादरी ज़बान नहीं है, तो हम बहुत सारे लफ्ज़ों के अंदर उनको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे होते हैं, और कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो वॉवल के बाद वॉवल साउंड होते हैं, तो वो हमारा जो एक बात करने का अंदाज़ है, हमारी जो इस वक्त तलफ़ुज़ जो अदायगी है वो कहीं ना कहीं स्लिप हो रहा होता है, स्लिप ऑफ टंग हो रहा होता है उस स्पेसिफिक वर्ड के अंदर। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या बार बार उस लफ्ज़ की अदायगी की जाए कमरे में बैठकर, या उसके लिए कोई और चीज़ भी है कि वॉवल्स के साथ खेला जाए, A-E-I-O-U? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ प्लीज़। कि जब हमारे पास कोई बच्चा आता है ना जिसका सिर्फ आर्टिकुलेशन एरर हो, ये साउंड्स के जो एरर होते हैं ना वो आर्टिकुलेशन एरर होते हैं, फिर हमें उसका पूरा एक टेस्ट करना पड़ता है कि ये वॉवल पे कर रहा है या वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, और कौन सा कॉन्सोनेंट आ रहा है जिस पे ये अटक रहा है, ठीक है, जहाँ पे ये स्टटर कर रहा है, जहाँ पे ये वर्ड्स ओवरलैप हो रहे हैं उसके, तो हम उसकी पूरी एक वर्ड लिस्ट निकालते हैं। ठीक है, उन्हीं वर्ड्स को हम उन्हीं वर्ड्स से हम सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि वो बार बार वर्ड आता रहे उस सेंटेंस में और वो यूज टू हो जाए, सही। ठीक उसकी है। टंग यूज टू हो जाए अच्छा, जब वो ओवरलैप कर रही है। मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ भी हम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक ज़ाती एक्सरसाइज बता देता हूँ, आप बता दीजिएगा बीइंग ए स्पीच थेरेपिस्ट इज इट राइट और रॉन्ग। मैं जब भी कभी कोई हमें कमर्शियल करना होता है या कभी होस्टिंग करनी होती है, रोस्ट्रम के ऊपर खड़े होकर कभी प्रोग्राम करना होता है, तो हम जैसे बोलना स्टार्ट करते हैं तो हमारा गला भी साफ़ नहीं होता, फिर हम पहले साफ़ करते हैं, उसके बाद फिर बोलना शुरू करते हैं। लेकिन कभी कभी लफ्ज़ों की अदायगी के लिए मैं एक प्रैक्टिस करता हूँ
टंग ट्विस्टर्स जो जितने भी होते हैं हमारे पास, मैं उनकी एक्सरसाइज करता हूँ 10-15 मरतबा एक ही सांस में उनको बोलता हूँ बगैर फंबल के। जैसे जस्ट लाइक कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 विदाउट फंबलिंग ना। तो ये जो होता है मेरी एक प्रैक्टिस होती है कि मैं ज़बान के जो मसल्स हैं उनको मूवमेंट देकर एक थोड़ा सा वार्म अप करता हूँ, देन फिर मैं बात करना शुरू करता हूँ। तो ये अच्छी एक्सरसाइज है या बुरी एक्सरसाइज है, इसके बारे में हम आपसे जानेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। कच्चा पापड़